नवंबर 2022 का पहला सप्ताह। रूस की सेनाएं यूक्रेन के खेरसोन से वापसी कर रही थीं। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी पिछड़ रहे थे। संभावनाओं के विपरीत राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का झंडा बुलंद हो रहा था। इधर चिरंतन चुनाव प्रिय भारत में विधानसभा चुनावों की नई फिल्म रिलीज हो गई थी। इन सबके बीच आर्कटिक सागर के रास्ते रूस का एक जहाज चीन की तरफ बढ़ रहा था। वैस्लेडिकोव नाम का यह जहाज एक आइस ब्रेकिंग कंटेनर है जो खासतौर पर आर्कटिक के जमे हुए समुद्र में यात्रा के लिए बना है। यह जहाज रूस के उत्तर पश्चिमी बंदरगाह मुर्मांस्क से चला था जो आर्कटिक सागर के तट पर है। रूस भले ही विशाल और ताकतवर हो, मगर समुद्री पहुंच रूस की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कमजोरी रही है। मुर्मांस्क रूस का अकेला बंदरगाह है जहां से वह अटलांटिक और दुनिया के समुद्र मार्गों में अबाध रूप से जा सकता है। आइस ब्रेकिंग क्रूड ऑयल कंटेनर वैस्लेडिकोव ने अक्टूबर के अंत में बेरेंट सी को पार किया और आर्कटिक सागर में प्रवेश किया। रूस के उत्तरी तट के समानांतर यात्रा करते हुए इस जहाज ने नवंबर के पहले सप्ताह में बेरिंग स्ट्रेट से आगे यात्रा शुरू की। बेरिंग स्ट्रेट्स वह इलाका है जहां रूस और अमेरिका भौगोलिक तौर पर सबसे करीब हैं। लगभग 800 किलोमीटर चौड़ी है समुद्री खाड़ी, जिसके एक तरफ अलास्का है और दूसरी तरफ साइबेरिया। इस क्षेत्र को पार करने के बाद रूस का यह जहाज प्रशांत महासागर के रास्ते चीन की तरफ निकल गया। यह जहाज जिस रास्ते पर रूस से चीन गया था वह ऐतिहासिक पोलर या आर्कटिक सिल्क रूट है। इसे नॉर्दर्न सी रूट भी कहते हैं। इस रास्ते से किसी तेल कंटेनर की हाल में यह दूसरी यात्रा थी। पहला तेल कंटेनर 2019 में भेजा गया था। प्रतिबंधों की स्थिति में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की मदद से इसी रास्ते से कारोबार की तैयारी कर रहे हैं। यह चीन से यूरोप और अमेरिका को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। आर्कटिक का पेचीदा इतिहास नई करवट ले रहा है। उत्तरी ध्रुव के बर्फीले समुद्रों में नए शीत युद्ध की हलचल दिख रही है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। नॉर्वे के वैज्ञानिक और डिप्लोमेट फ्रिजॉफ नैंसन को 1922 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। पहले विश्व युद्ध के बाद रूस और तत्कालीन ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच करीब 4 लाख युद्धबंदियों की अदला बदली होनी थी। इस पूरे काम का जिम्मा संभाला फ्रिजॉफ नैंसन ने। नैंसन लीग ऑफ नेशंस में शरणार्थियों के मामलों को संभालने वाले पहले हाई कमिश्नर थे। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी युद्ध शरणार्थियों को समर्पित कर दी। नैंसन शायद दुनिया के इकलौते ऐसे राजनयिक थे जिनके नाम से 1922 में एक पासपोर्ट जारी किया गया था। इसे नैंसन पासपोर्ट कहा जाता था। यह शरणार्थियों को दिया जाता था जिसे दिखाकर वह देशों की सीमाएं पार करते थे। आप सोच रहे होंगे कि पोलर सिल्क रूट या आर्कटिक शिपिंग रूट की चर्चा में नोबेल शांति पुरस्कार वाले नैंसन का जिक्र क्यों? दरअसल फ्रिजॉफ नैंसन एक समुद्री अन्वेषक और वैज्ञानिक थे। नैंसन ने दुनिया में पहली बार आर्कटिक महासागर की खोज की थी। बर्फ से जमा यह महासागर उत्तरी ध्रुव के करीब है। नैंसन ने इस जमे हुए समुद्र की खोज के लिए ऐसा काम किया कि दुनिया चौंक उठी। उन्होंने अपने लिए एक प्रयोगशाला बनाई, आर्कटिक की बर्फ में खुद को जमा लिया और फिर 1893 से 1896 के बीच लंबी यात्राओं के जरिए इस महासागर की खोज की। आर्कटिक का अभियान पूरा करने के बाद जब वह नॉर्वे लौटे तो उनका स्वागत किसी अंतरिक्ष यात्री की तरह किया गया था। नैंसन के बाद ही आर्कटिक सर्किल की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों को समझने का प्रयास शुरू हुआ।
केवल 61 लाख वर्ग मील में फैला आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इसकी सीमाओं पर करीब 10 छोटे सागर हैं। यह चारों ओर से स्थलीय इलाकों से घिरा है। बर्फ से जमा आर्कटिक दुनिया के तापमान को संतुलित रखने के लिए निहायत जरूरी है। यहाँ ग्लेशियर पिघलना दुनिया की सबसे बड़ी ताजा पर्यावरण चिंता है। आमतौर पर इस इलाके को लोग पोलर बेयर या तैरते ग्लेशियर्स के लिए जानते हैं, लेकिन अब यहाँ बड़ी उठापटक शुरू हो रही है। अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और रूस की सीमाएं आर्कटिक महासागर में खुलती हैं। करीब 2 करोड़ जाने लेने और 2 करोड़ से ज्यादा घायलों के बाद पहला विश्व युद्ध थमने लगा था। जर्मनी शांति पर राजी हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया। वर्साय संधि के झंडे तले कुछ और भी तय हुआ था, जिसकी छाया में आर्कटिक महासागर के जरिए रूस और चीन के बीच तेल का कारोबार शुरू हो रहा है और इसी संधि की छाया के तहत रूस का क्रूड कंटेनर चीन की यात्रा पर है। दिलचस्प है कि वर्साय की अधिकांश संधियां बाद में निष्क्रिय हो गईं, केवल एक को छोड़कर। यह था स्वेलबार्ड एग्रीमेंट। स्वेलबार्ड नॉर्वे की मुख्य भूमि और उत्तरी ध्रुव के बीच मौजूद एक द्वीप समूह है जो नॉर्वे के नियंत्रण में है। यह उत्तर ध्रुव से पहले मनुष्यों की आखिरी बस्ती है। यहाँ करीब 3000 लोग रहते हैं। स्वेलबार्ड संधि दुनिया की सबसे अनोखी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। इस संधि के जरिए आर्कटिक के एक बड़े इलाके पर नॉर्वे को अधिकार मिला था, लेकिन इसके साथ ही दुनिया के 46 देशों को आर्कटिक के संसाधनों के इस्तेमाल की छूट दी गई थी। इन देशों में भारत भी है। चीन 1925 में इस संधि का हिस्सा बना। 2004 में आर्कटिक इलाके में चीन ने एक वैज्ञानिक शोध केंद्र बनाया, मगर 2013 वह साल था जहां नॉर्थ पोल और नॉर्थ सी रूट इलाके में चीन का सक्रिय दखल प्रारंभ हुआ। आर्कटिक काउंसिल में सदस्यता के साथ चीन को इस इलाके पर निगरानी का अधिकार भी मिल गया था। जनवरी 2018 में चीन ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी घोषित की और चीन की विशाल बेल्ट एंड रोड परियोजना को आर्कटिक पॉलिसी से जोड़ दिया गया। इसी नई पॉलिसी के तहत चीन ने नॉर्थ सी शिपिंग रूट को पोलर सिल्क रूट का नाम दिया था। 2018 में आर्कटिक पॉलिसी आने से पहले 2017 में चीन का एक आइस ब्रेकर शिप स्नोई ड्रैगन इस रास्ते से रूस की यात्रा कर चुका था। अब चीन का शिपिंग उद्योग बड़े आइस ब्रेकर जहाजों का निर्माण कर रहा है। दुनिया में बढ़ते तापमान के कारण पूरी तरह बर्फ से जमा रहने वाला यह समुद्र पिघल रहा है। यहां से नए शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं। आर्कटिक का ठंडा इलाका कूटनीतिक टकराव के तापमान से तपने वाला है। युद्ध के बीच रूस और चीन ने पोलर सिल्क रूट पर अपने अपने मोहरे चल दिए हैं। रूस के मुर्मांस्क बंदरगाह से चीन पहुंच रहा वैस्लेडिकोव जहाज इसी नई रणनीति का ऐलान था। पोलर सिल्क रूट चीन से रूस और यूरोप जाने का सबसे छोटा रास्ता है। स्वेज नहर वाले रास्ते से यूरोप जाने में करीब 50 दिन लगते हैं, जबकि नॉर्थ सी रूट या पोलर सिल्क रूट से यह सफर केवल 35 दिन में पूरा हो जाता है। चीन अगले 2-3 साल में अपना 15% कारोबार इसी रास्ते से करने वाला है। क्या रूस और चीन की तैयारियां कामयाब होंगी? क्या स्वेलबार्ड संधि के अन्य सदस्य भी आर्कटिक के इलाके में सक्रिय होंगे? उत्तर ध्रुव की छाया में आर्कटिक के मंच पर नया इतिहास बनने वाला है। यह था आज का किस्सा। देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।